नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल आरएस स्टडी पॉडकास्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं आज को आपके समक्ष फिर से एक नए और बड़े ही बेहतरीन सेशन को लेकर के। तो एक बार फटाफट से सभी के सभी मेरे साथी जुड़ जाएंगे और जितने भी साथी जुड़ चुके हैं एक बार सेशन को लाइक करके जल्दी से अपने साथियों के साथ शेयर करेंगे। फिर बात करेंगे आज के हमारे महत्वपूर्ण सेशन के बारे में। तो चलो फटाफट से देखिए, सभी साथी जुड़ेंगे भाई, और जो जो जुड़ चुके हैं वो सेशन को एक बार लाइक करके शेयर कर देंगे। देखिए, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, एक इंपॉर्टेंट सेशन के बारे में बात करने वाले हैं। पहले मैं आपको बता दूं, बीएसटीसी और पीटीटी के लिए जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए सुनहरा अवसर। मात्र 49 रुपए में आपको जो है मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं। तो जो भी साथी इच्छुक है, आरएस स्टडी पॉइंट का मोबाइल ऐप का लिंक लाइव कमेंट में पिन कर रखा है, इस पर क्लिक करो, डाउनलोड करो और फटाफट से जाकर के परचेज कर लो मात्र 49 रुपए में। चलिए, आज का पहला प्रश्न क्या है, देखिएगा, ये रहा। राजस्थान के किस जिले में साबी नदी का उद्गम? साबी नदी का नाम सुना है? साबी नदी का उद्गम राजस्थान के कौन से जिले से होता है? सीकर से, जयपुर से, अलवर से, झुंझुनू से? साबी नदी जो है इसका उद्गम राजस्थान के कौन से जिले से होता है? चलिए बताइए, देखिए सही क्या होगा इसका, एकदम करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? राइट आंसर क्या होगा इसका? हाँ, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, करेक्ट आंसर दीजिएगा फटाफट से। ओके, चलिए भाई, अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो इसका एकदम राइट आंसर जो आपका होने वाला है, ये क्या होने वाला है? बहुत अच्छे, राम राम सर, राम राम। अजय सिंह, सूरज, वन प्लस, अनिता गुर्जर, हेमंत, चलो जल्दी जल्दी फटाफट से देखिए। इसकी अगर मैं बात करूंगा साथियों, इसका एकदम सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो इसका जो एकदम करेक्ट आंसर होगा आपका, ये होगा जयपुर। जयपुर है ना, रेवासा की पहाड़ियां, सॉरी माफ चाहूंगा, शेवर की पहाड़ियां जयपुर। और ये जो साबी नदी है, ध्यान रखना, साबी नदी पर एक सभ्यता भी विकसित हुई है, जिसके बारे में आपको बताया हुआ है मैंने, जोधपुरा सभ्यता। और जोधपुरा जो सभ्यता है ये क्यों प्रसिद्ध है? जोधपुरा सभ्यता कोटपुतली बहरोड में पड़ती है फिलहाल। और ये जो सभ्यता है आपकी, ये यहाँ से हाथी दांत के साक्ष्य मिले। किसके? हाथी दांत के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो आपके मिले जोधपुरा सभ्यता से। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष और किसके द्वारा की गई थी? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कौन से वर्ष एवं किसके द्वारा की गई थी, बताइए। देखिए, राम राम सर जी, राम राम भाई, राम राम। चलो जल्दी जल्दी फटाफट से देखिए, अगर मैं यहां पर बात करूंगा इसके बारे में, इसका एकदम करेक्ट आंसर आपका क्या होने वाला है? तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी साथी इसका आंसर दे पाएंगे। ओके, ए, चलो जल्दी जल्दी फटाफट से। ए आंसर यहां पर आया है, और जिसका भी ए आ रहा है, चलो शाबाश, ए आंसर सभी का यहां पर आ रहा है। बिल्कुल सही आंसर होगा साथियों, माणिक्यलाल वर्मा, 1938, 1938 में। और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना करने वाला कौन? माणिक्यलाल वर्मा। और कब की बात है ये? 1938। ऑप्शन ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर यहां पर होगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किस शासक को कलयुग का कर्ण कहा जाता है? वह कौन सा शासक है जिसको कलयुग का कर्ण कहते हैं? बताइए। देखिए, एक तो राजपूताने का कर्ण, एक है कलयुग का कर्ण। तो यहां पूछा है कौन सा कर्ण? कलयुग का कर्ण किसे कहते हैं? राव लूणकर्ण को कहते हैं, सवाई जय सिंह को कहते हैं, राणा सांगा को कहते हैं, या गंगा सिंह को कहा जाता है? चलो जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट से। ए आंसर यहां पर आ रहा है, राव लूणकर्ण। बहुत अच्छे, शाबाश सूरज, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिएगा, बहुत अच्छे, गजब। देखो, इसकी अगर मैं बात करूंगा, इसका एकदम राइट आंसर क्या होगा आपका? कलयुग का कर्ण किसे कहते हैं? कलयुग का कर्ण कहते हैं राव लूणकर्ण को। किसको कहते हैं? राव लूणकर्ण को कहते हैं। राव लूणकर्ण जो है ये राजस्थान का कर्ण कौन कहलाता है? ये राजपुताने का कर्ण कौन है? राजपुताने का कर्ण किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं राय सिंह को। किसको बोलते हैं? राय सिंह को बोला जाता है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है? वह कौन सा शिलालेख है जिसमें चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है? चलो बताइए, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है या बताया गया है? चिरवा शिलालेख, श्रृंगी, बिजोलिया, अपराजी शिलालेख, कौन सा शिलालेख है भाई वो? किस शिलालेख में बताया गया है?
चलो जल्दी से बराबर से। ओके, अगर हम यहां बात करेंगे इसका एकदम राइट आंसर जो होने वाला है, ये क्या होने वाला है? देखिए, इसका बिल्कुल सही आंसर यहां पर अगर मैं बात करना चाहूं साथियों, ठीक है। देख लीजिएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, काफी बच्चे सही आ रहे हैं। शिलालेख वह है आपका बिजोलिया का शिलालेख। कौन सा शिलालेख? बिजोलिया का शिलालेख जो है, बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को क्या बताया गया है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। और बहुत अच्छा प्रश्न है, इसके बारे में भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, गलती नहीं होनी चाहिए। अगर ये प्रश्न आया तो उम्मीद करता हूं कि आप इसको करेक्ट कर पाएंगे। राजस्थान में पाबूजी का मुख्य तीर्थ कहाँ स्थित है? पाबूजी, पाबूजी के बारे में आपके फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछा था, जीके के एग्जाम, फर्स्ट पेपर एग्जाम में पूछा था कि पाबूजी किसके अवतार है? तो पाबूजी लक्ष्मण के अवतार है। किसके? लक्ष्मण के अवतार है। ऊंटों के देवता, रायका व रेबारी जाति के आराध्य देव आदि नामों से हम लोग इनको जानते हैं। तो बताओ देखिए सही क्या होगा इसका? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सुखदेव, संगीता, शिवानी, अनीता, बिट्टू, चलो जल्दी से, सूरज, पिज्जा, सूरज, संगीता, चलो बराबर बराबर जी। देखिए, इसकी अगर हम बात करेंगे ना भाई, पाबूजी की बात करेंगे, कोलू गांव, फलोदी, जोधपुर, कोलूमंड, फलोदी, जोधपुर, एकदम सही होगा ऑप्शन ए, कोलूमंड, फलोदी, जोधपुर, राइट आंसर हो जाएगा आपका। बिल्कुल, जिसका भी ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल सही है। अनीता, शिवानी, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, और अगला प्रश्न क्या होगा आपका, देख लीजिए। स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहां के निवासी थे? बीकानेर के, जैसलमेर के, जोधपुर के, अजमेर के? स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहां के निवासी थे? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर या अजमेर? कहां के निवासी थे बताइए? जेतमल सिंह ले लिया, तेरा भी नाम ले लिया, चलो बराबर से। गुड मॉर्निंग सुखदेव, सूरज, हेमंत। देखो, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा का संबंध कहां से था? तो सागरमल गोपा का संबंध है जैसलमेर से। कहां से? जैसलमेर से। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सी रियासत से इनका संबंध रहा है? जैसलमेर से रहा है। मतलब इसका एकदम करेक्ट आंसर जो आपका होगा ये हो जाएगा जैसलमेर, बिल्कुल सही है। और अगला प्रश्न हमारा क्या होगा, देख लीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा शहर पूर्व का वेनिस, और कितना सरल प्रश्न है, पूर्व का वेनिस किसको कहते हैं भाई? बताओ देखिए, जयपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, पूरब का वेनिस कहा जाता है, किसको कहा जाता है बताइए? बहुत अच्छे, शाबाश। आजादी के दीवाने गुंडा राज, हाँ सागरमल गोपा की है। चलो, इसका एकदम राइट आंसर आ रहा है बी, उदयपुर। और बताओ भाई, इतना सरल प्रश्न का आंसर गलत दे रहे लोग, ए आंसर दे रहे हैं जयपुर। पिज्जा बी, सी भी आंसर आ रहा है, क्या बात है यार। मतलब क्या उम्मीद रखी है आपसे। मतलब पूरब का वेनिस किसे कहा जाता है? तो ये जयपुर को नहीं कहते हैं, ये ना ही आपके कोटा को कहते हैं, ये कहते हैं उदयपुर को, है ना। इसी को हम झीलों की नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? झीलों की नगरी के नाम से भी जानते हैं, झीलों की नगरी भी कहा जाता है। ऑप्शन बी सही होगा आपका यहाँ पर, ऑप्शन बी एकदम सही है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किस साधन से होती है? नहरों से, कुएं एवं नलकूप, तालाब, झरने? राजस्थान में सबसे ज्यादा जो सिंचाई होती है ये किससे होती है बताइए बराबर से? जल्दी जल्दी चलेंगे, बराबर बराबर आंसर आना चाहिए सबका। सर्वाधिक सिंचाई जो होती है वो किससे होती है? बी, कुएं और नलकूपे। शाबाश, चलो जल्दी जल्दी। देखो, राज्य में अगर सिंचाई की हम बात करते हैं तो सिंचाई के रूप में सबसे ज्यादा जो सिंचाई होती है लगभग 66 से 67% भाग पर,
वो कुएं और नलकूपों से होती है। उसके बाद में नंबर 2 पर आता है दूसरा स्थान जो राजस्थान में दूसरा स्थान रखता है वो रखती है नहरें, है ना, लगभग 33% भाग पर। और तीसरा स्थान जो रखता है वो रखते हैं तालाब, है ना। अगर हम आपसे बात करें कि राजस्थान में कुएं और नलकूपों से सबसे ज्यादा सिंचाई कहां होती है, जयपुर में होती है। राज्य में कुएं एवं नलकूपों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कौन से जिले में होती है, जयपुर जिले में होती है। कौन से भौतिक प्रदेश में होती है, पूर्वी मैदानी भाग में होती है। अगर भौतिक प्रदेश पूछे तो क्या बोलेंगे, पूर्वी मैदानी भाग, पूर्वी मैदानी भाग, यहां पर सबसे ज्यादा सिंचाई होती है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी एकदम सही आंसर हो जाएगा साथियों। और अगला प्रश्न क्या होगा हमारा, देख लीजिए आपके सामने रखते हैं। पृथ्वीराज रासो किससे संबंधित है भाई, ये किसने लिखा था बताइए। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी बताइए जल्दी से। ओके, मिस पूजा जेतमल चंद्रवीर, ठीक। ओए क्या बात करना बे, पढ़ ले शांति से। हाँ चलिए जल्दी जल्दी देखिए सही क्या होगा इसका। ओके, हेमंत, सूरज, क्या बात है। चलो जल्दी जल्दी फटाफट से, इसका एकदम सही आंसर क्या होगा आपका, इसका एकदम करेक्ट आंसर जो होगा साथियों ये हो जाएगा आपका चंद्रप्रदाय। पृथ्वीराज रासो की अगर हम बात करते हैं तो इसके लेकर कौन है, चंद्रप्रदाय है साथियों। बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा चंद्रप्रदाय। नमस्ते सर, नमस्ते एमएल मीणा, नमस्ते, राइट आंसर हो जाएगा इससे। और अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न क्या होगा आपका, देखते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट प्रश्न, किस अभ्यारण्य को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। राजस्थान का वह कौन सा अभ्यारण्य है जिसे पक्षियों के स्वर्ग के नाम से जानते हैं। सरिस्का, केवलादेव घना पक्षी विहार, सीता माता अभ्यारण्य या दर्रा अभ्यारण्य। किस अभ्यारण्य को जानते हैं पक्षियों का स्वर्ग, एशिया की सबसे बड़ी पक्षियों की प्रजनन स्थली कौन सा है, सरिस्का, केवलादेव, सीता माता, दर्रा, कौन सा है। तो यहां पर इसका एकदम राइट आंसर होगा आपका, ये होगा केवलादेव घना पक्षी विहार। और केवलादेव घना पक्षी विहार कहां पड़ता है आपका, ये भरतपुर में पड़ता है ना। इसे ही कहा जाता है एशिया की सबसे बड़ी पक्षियों की प्रजनन स्थली। लगभग यहाँ पर 400 प्रजातियां पक्षियों की पाई जाती है, जिसमें से 287 जो है ये भारतीय पक्षी है। 287 कौन से हैं, भारतीय हैं। और 113 जो है साथियों ये विदेशी पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं। इनमें सबसे प्रमुख विदेशी पक्षी है वह साइबेरियन सारस, साइबेरियन सारस, ठीक है। तो यहाँ पर एकदम राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे साथियों। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है, चलेगा। अगला प्रश्न साथियों आपके सामने रखते हैं, ये रहा। राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है। ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है, बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर या डूंगरपुर। ब्लू पोट्री क्या है, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग से जो कलाकारी चित्रकारी की जाती है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोला जाता है ब्लू पोट्री। तो भाई ब्लू पोट्री का जो प्रमुख केंद्र है राजस्थान में वो कौन सा है बताइए देखिए जल्दी से, क्या इसका सही होगा। बहुत अच्छे, बी जैसलमेर, जैसलमेर गलत है, सी बिल्कुल सही है, जैसे सी जिनका आंसर आ रहा है। चलो एकदम राइट आंसर यहां पर आएगा जयपुर। ब्लू पोट्री कहां की फेमस है, जयपुर। और ब्लू पोट्री सबसे महंगी पोट्री है, क्या है ये, सबसे महंगी पोट्री है। इस कारण क्या बोलते हैं इसको, सबसे महंगी पोट्री होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, इस कारण इसको कहा जाता है रहीस पोट्री। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रहीस पोट्री के नाम से भी इसको जानते हैं, रहीस पोट्री के नाम से भी जाना जाता है इसको। और साथ ही इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है, इसके प्रसिद्ध कलाकार जो है वो है कृपाल सिंह शेखावत। प्रसिद्ध कलाकार कौन है, कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत जो मऊ गांव सिक्कर के रहने वाले हैं, है ना, शेखावत जो मऊ गांव सिक्कर के रहने वाले हैं। और अभी इनका क्या हो चुका है, देहांत। इनके गुरु कौन है कृपाल सिंह के, भूर सिंह। और भूर सिंह को कहते हैं गांवों का चितेरा। छप्पन का मैदान, छप्पन का मैदान राजस्थान के कौन से भाग में स्थित है, बताओ देखिए। चलो जल्दी जल्दी,
राधे 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 मिस राधिका राधे राधे। चलो जल्दी जल्दी फटाफट से चलिए, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, एकदम छप्पन का मैदान राजस्थान के कौन से भाग में स्थित है? छप्पन का मैदान कहते हैं किसको है? तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में ही है। प्रतापगढ़ प्लस बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा के मध्य छप्पन नदी नाला व छप्पन गांवों का समूह है। छप्पन नदी नाले या छप्पन गांवों का समूह ही क्या कहलाता है? छप्पन का मैदान कहलाता है। और साथियों, ये छप्पन का मैदान कहाँ है? राजस्थान के दक्षिणी भाग में, दक्षिणी भाग में पाया जाता है। बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका एकदम राइट आंसर होगा साथियों। चलिए आगे, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा? राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? राजस्थान का जिब्राल्टर किसे बोलते हैं बताइए। देखिए, तारागढ़ अजमेर को, चित्तौड़गढ़ को, कुंभलगढ़ को, लोहागढ़ को, किसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है? जल्दी जल्दी चलो फटाफट से। राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहते हैं? तारागढ़ अजमेर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, लोहागढ़। अगर हम राजस्थान के जिब्राल्टर की बात करते हैं तो राजस्थान का जो जिब्राल्टर है साथियों, ये तारागढ़ को कहा जाता है। तारागढ़ कौन सी वाला है? अजमेर वाला तारागढ़, ठीक है ना। इसी को और क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं अरावली का अरमान। क्या बोलते हैं? अरावली का अरमान भी कहा जाता है इसको, अरावली का अरमान, है ना। इसी को कहा जाता है राजपुताने की कुंजी, राजपुताने की कुंजी, अरावली का अरमान कहते हैं इसको, राजपुताने की कुंजी इसी को कहा जाता है मेरे साथियों, है ना। और इसी को तारागढ़ को क्या कहते हैं? पूर्व का जिब्राल्टर भी कहते हैं। सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण या आंतरिक आक्रमण इसी पर हुए हैं। सबसे ज्यादा आंतरिक आक्रमण कौन से दुर्ग पर है? तो सबसे ज्यादा स्वदेशी या आंतरिक आक्रमण वो आपके तारागढ़ पर हुए। इसी को क्या कहते हैं? गढ़बिटली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गढ़बिटली दुर्ग भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? अजमेरू दुर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अजमेरू दुर्ग भी कहा जाता है। तो ये सारे इसी के नाम है। ऑप्शन ए आपका राइट है। और अगला है, राजस्थान में विस्तृत रूप से पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? मैग्नीज, तांबा, अभ्रक, लोहा। राजस्थान में विस्तृत रूप से पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? बताइए, देखिए कौन सा है? मैग्नीज है, तांबा है, अभ्रक है, लोहा है, कौन सा है? जल्दी जल्दी चलेंगे फटाफट फटाफट से भाई। अगर इसके बारे में हम बात करते हैं, एकदम सही आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? अभ्रक। क्या बात है। अगर मैं बात करूंगा साथियों, इसका एकदम राइट आंसर क्या होने वाला है? हमारा एकदम राइट आंसर होने वाला है अभ्रक। और अभ्रक के लिए कौन जाना जाता है? आपका भीलवाड़ा। भीलवाड़ा को क्या कहते हैं हम लोग? भीलवाड़ा को हम लोग कहते हैं अभ्रक नगरी। भीलवाड़ा को क्या कहते हैं? भीलवाड़ा को कहा जाता है साथियों अभ्रक नगरी। अभ्रक नगरी के नाम से भीलवाड़ा को जानते हैं। अभ्रक नगरी के नाम से भीलवाड़ा को जाना जाता है। ऑप्शन सी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ये अभ्रक जो होती है, ये होती है तापरोधी। कैसी होती है? तापरोधी होती है। ये ध्वनिरोधी भी होती है, ध्वनिरोधी भी होती है, अग्निरोधी भी होती है ना। और ये जो अभ्रक है, इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वागड़ के गांधी के नाम से जाना जाता है। वागड़ का गांधी किसे कहा जाता है? जमनालाल बजाज को, भोंगीलाल पांड्या को, गोकुल भाई भट्ट को, मोतीलाल तेजावत को। एक तो है वागड़ का धनी, एक तो कौन है? वागड़ का धनी। एक है बांगड़ का धनी और एक है आपका वागड़ का गांधी। तो वागड़ का गांधी किसे कहा जाता है? भोंगीलाल पांड्या को, है ना। गोकुल भाई भट्ट को तो कहते हैं राजस्थान का गांधी, राजस्थान का गांधी कहते हैं गोकुल भाई भट्ट को। तो एकदम सही आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, वागड़ का धनी कहते हैं संत माऊ जी को। संत माऊ जी को कहते हैं वागड़ का धनी। और बांगड़ का धनी कहते हैं शक्कर पीर बाबा को। शक्कर पीर बाबा,
या नरहड़ के पीर? नरहड़ के पीर झुंझुनू, नरहड़ के पीर झुंझुनू। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। क्या होने वाला है? ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा साथियों। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या होगा हमारा, देख लीजिएगा, ये रहा। सांगोद का नान कहां का प्रसिद्ध है? बताओ देखिए, सांगोद का नान कहां का फेमस है भाई? कोटा का, झालावाड़ का, बूंदी का, बारा का, कहां का फेमस है? सांगोद का नान कहां का प्रसिद्ध है? जल्दी चलेंगे बराबर से। ओके, अगर हम बात करेंगे सांगोद की नान के बारे में तो यहां पर आंसर आ रहा है ए, कोटा का प्रसिद्ध है। चलो देखिए जल्दी जल्दी, बिल्कुल सही है भाई। सांगोद का नान कहां का फेमस है आपका? कोटा का फेमस है, कोटा का फेमस है, एकदम सही होगा ऑप्शन ए। और अगला प्रश्न हमारा क्या होगा, राजस्थान के किस जिले में टंगस्टन का उत्पादन होता है? टंगस्टन उच्च गलनांक वाली धातु है ना, उच्च गलनांक वाली धातु है, यानी कि ज्यादा टेम्परेचर पर ये पिघलती है। तो इसका जो बात करें उत्पादन की तो कहां से होता है? राजस्थान में। और ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। भीलवाड़ा से, नागौर से, उदयपुर से या चित्तौड़गढ़ से? क्या सही होगा इसका? जल्दी जल्दी चलेंगे। पूजा मीणा बहुत अच्छे, एमएस एनसी, सूरज कुमार, हेमंत, अनीता, शिवानी, विजय, क्या बात है, इसका सही होगा नागौर, डेगाना नागौर। हालांकि सिरोही से भी मिलता है, वालदा रेवदार सिरोही, पाली से भी मिलता है, नाना क्राप पाली, लेकिन अभी तक बहुत बार प्रश्न ये आया हुआ है और इसके ऑप्शन में यही आपको मिलता है, डेगाना भाकरी नागौर। इसका जो टंगस्टन का प्रयोग करते हैं, धातु काटने के औजार बनाने में करते हैं, रक्षा उपकरणों के निर्माण में करते हैं, ठीक है, स्टील को कड़ा करने में करते हैं, बल्ब का फिलामेंट बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। घूमर नृत्य जो है ना, ये कौन से अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है? घूमर नृत्य कौन से अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है, बताइए। घूमर कब करते हैं, किस अवसर पर करते हैं? दीपावली, गणगौर, होली या संक्रांति। घूमर नृत्य जो है ना, इसको राजस्थान के सभी नृत्यों की आत्मा कहते हैं। राजस्थान के सभी नृत्यों की आत्मा किसे कहा जाता है? सभी नृत्यों की आत्मा, सभी नृत्यों की आत्मा जो कहा जाता है, ये कहते हैं घूमर नृत्य को। और अगर घूमर नृत्य की हम बात करेंगे तो ये गणगौर पर किया जाता है। कब किया जाता है? हाँ जी, ये गणगौर पर किया जाने वाला नृत्य है आपका। हाँ, कानू गुर्जर, हेलो सर जी, हेलो भाई, नमस्कार। चलो, तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ऑप्शन बी एकदम सही आंसर होगा आपका यहाँ पर। और अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है, देख लीजिए, आपके सामने रखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। काजरी का मुख्यालय कहां स्थित है? बीकानेर में, जोधपुर में, जैसलमेर में, जयपुर में? काजरी का मुख्यालय कहां है भाई? बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर। चाहे काजरी का पूछे चाहे आफरी का पूछे, काजरी और आफरी दोनों का मुख्यालय कहां है? दोनों का ही मुख्यालय आपका जोधपुर में है। कहां पर है? जोधपुर में। काजरी का मुख्यालय भी कहां है? जोधपुर। आफरी का मुख्यालय भी कहां है? जोधपुर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों। अगला प्रश्न है, मोती झील किस जिले में स्थित है, जिस जिले की लाइफ लाइन कहा जाता है? मोती झील कहां है भाई, और इसको कौन से जिले की लाइफ लाइन के नाम से जानते हैं? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। मोती झील कहां है आपकी? मोती झील कहां पर है और इसको किसके लाइफ लाइन के नाम से जाना जाता है? देखो, मोती झील आपकी है रूपा रेल नदी पर, रूपा रेल नदी पर यह बनी हुई है और इसका निर्माण करवाया था जाट राजा सूरजमल ने। जाट राजा सूरजमल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। कब की बात है? 1733 की बात है। ये जो मोती झील आपकी, इसी से एक नहर निकाली है, सुजान गंगा नहर। कौन सी? सुजान गंगा नामक नहर यहां से निकाली गई है, ठीक है। और इससे नाइट्रोजन युक्त नील हरित शैवाल अगर किसी झील से प्राप्त होते हैं तो वो मोती झील से। और ये कहां है आपकी? ये भरतपुर में है। ऑप्शन बी एकदम सही आंसर होगा, बी फॉर भरतपुर, बिल्कुल राइट है भाई, ऑप्शन बी है। ढूंढाड़ी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? ढूंढाड़ी बोली राज्य के कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? मेवाड़,
जयपुर और आसपास का क्षेत्र, हाड़ौती और मारवाड़। बताओ देखिए सही क्या होगा, सही क्या होगा भाई, फटाफट से बताइए जल्दी से। मेवाड़, जयपुर और आसपास का क्षेत्र, हाड़ौती या मारवाड़, क्या राइट आंसर होगा इसका? तो ढूंढाड़ी बोली की अगर मैं बात करूंगा तो ढूंढाड़ क्षेत्र में बोलते हैं। और ढूंढाड़ क्षेत्र कौन सा है? ढूंढाड़ क्षेत्र कौन सा है? जयपुर और इसके आसपास का क्षेत्र तो आता है ढूंढाड़ में। जयपुर और इसके आसपास का क्षेत्र तो किस में आता है? ढूंढाड़ में। यानी कि ढूंढाड़ी बोली कहां बोली जाती है? जयपुर एवं इसके आसपास का जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली को क्या कहा जाता है? ढूंढाड़ी के नाम से साथियों जानते हैं। ढूंढ नदी के आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ कहलाता है और इसी क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को क्या कहते हैं? ढूंढाड़ी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? मेवाड़ के किस शासक ने अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया था? मेवाड़ के वह कौन से शासक हुए जिन्होंने अचलगढ़ के दुर्ग का पुनः निर्माण करवाया था? चलो बताओ देखिए बराबर से भाई। मेवाड़ के वह कौन से शासक हुए जिन्होंने अचलगढ़ के दुर्ग का पुनः निर्माण करवाया? और साथियों वह थे आपके महाराणा कुंभा। वीर विनोद के अनुसार महाराणा कुंभा ने कहा है कि महाराणा कुंभा के बारे में कहा गया है कि मेवाड़ में टोटल कितने दुर्ग हैं? मेवाड़ में टोटल जो है वो 84 दुर्ग है। इनमें से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले किसने करवाया है? 32 दुर्गों का निर्माण अकेले आपके किसने? महाराणा कुंभा ने करवाया है। तो ऑप्शन सी, और इसीलिए इसको भारतीय स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। भारतीय स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? वो आपके महाराणा कुंभा को ही कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। और अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान उपरमाल पंच बोर्ड, कल क्वेश्चन आया था कि इसकी स्थापना किसने की थी, आज पूछा है कि इसकी स्थापना कब की गई थी। उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करने वाला था विजय सिंह पथिक। और इसमें आपको यह भी पता होना चाहिए कि इसका अध्यक्ष कौन चुना गया था। इसका जो अध्यक्ष चुना गया था ये मन्ना जी पटेल को चुना गया था। मन्ना जी पटेल, इसका सरपंच किससे चुना गया था? मन्ना जी पटेल को। और ये इसकी जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? 1917। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1917 में। और ये सभी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है? तो सारी चीजें आपको अच्छे से ध्यान होनी चाहिए, बिल्कुल सब ध्यान है हमें और रखना भी है। आगे देखो, राजस्थान की कौन सी झील रामसर साइट में शामिल है? राजस्थान की कौन सी झील है जो रामसर साइट में सम्मिलित है? राजसमंद, जयसमंद, सांबर, फतेह सागर। राजस्थान की कौन सी झील रामसर साइट में शामिल है? बताइए देखिए। राजसमंद है, जयसमंद है, सांबर है, फतेह सागर है, क्या इसका सही होगा बताइए जी? क्या इसका एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है? तो साथियों इसका एकदम राइट आंसर जो होगा, ये केवल एक ही झील है, वो है आपकी सांबर। कौन सी है बताइए? सांबर। रामसर साइट क्षेत्र में अगर कोई शामिल झील है राजस्थान की तो वो कौन सी है? वह झील है मेरे साथियों आपकी सांबर झील। ऑप्शन सी एकदम सही है। और अगला प्रश्न है, राजस्थान में मृदा अपरदन की सर्वाधिक समस्या किस नदी के कारण होती है? कौन सी नदी सबसे ज्यादा मृदा का अपरदन करने के कारण फेमस है या जानी जाती है? लूनी, बनास, चंबल, माही। अब मृदा अपरदन से रिलेटेड 3-4 चीजें याद रखना। राजस्थान में जो मृदा का अपरदन होता है ना, मृदा अपरदन मुख्य रूप से 2 टाइप से ज्यादा होता है। एक तो होता है जल से, एक होता है वायु से। एक तो होता है जल से और एक होता है वायु से। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा किससे होता है? राजस्थान में सर्वाधिक होता है वायु से। सबसे ज्यादा जो मिट्टी का अपरदन होता है वो तो वायु से होता है। और कहां होता है? पश्चिमी राजस्थान में होता है। लेकिन इसने क्या पूछा है कि मृदा का अपरदन सर्वाधिक किस नदी के द्वारा, यानी कि जल द्वारा जो होता है ना, वो होता है आपकी चंबल नदी से। चंबल नदी से होता है और इसीलिए चंबल नदी के क्षेत्र में उत्तखात शिलाकृतियों का निर्माण होता है। बियड शिलाकृतियां यहां पर पाई जाती है। ऑप्शन आपका यहां पर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन आपका यहां पर क्या हो जाएगा साथियों? सी। जला गीत किस अवसर पर गाया जाता है? जला गीत कौन से अवसर पर गाया जाने वाला गीत है? शिशु के जन्म पर, वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा वर की डेरा देखने जाने पर, दीपावली पर या गणगौर पर? जला गीत गाया जाता है, कब गाया जाता है?
हाँ जी, कब गाया जाता है बताओ, देखिए फटाफट से। बहुत अच्छे, शाबाश। अगर मैं यहां पर बात करूंगा इसके बारे में, इसका एकदम राइट आंसर क्या होगा मित्रों? ऑप्शन बी, वधु पक्ष के द्वारा महिलाओं द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाने के समय गाया जाने वाला गीत ही क्या कहलाता है? आपका जला गीत कहलाता है। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होने वाला है, ये क्या है साथियों, ये देख लीजिएगा। जहांगीर ने दल थम्बन की उपाधि किस शासक को दी थी? जहांगीर ने किसको दी थी? राव गज सिंह को, जसवंत सिंह को, अनूप सिंह को, सवाई जय सिंह को। दल थम्बन की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी बताइए, और किसको दी गई थी? तो साथियों, ये जो दल थम्बन की उपाधि दी गई थी, ये दी गई थी राव गज सिंह को। किसको मिली थी भाई? गज सिंह। बहुत अच्छे, शाबाश। गज सिंह, जिनका आंसर आ रहा है सभी का एकदम राइट आंसर होगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राव गज सिंह। और अगला प्रश्न क्या होगा बताओ सर? देखो, राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहां हुई थी बताइए? राज्य में सबसे पहले नगर पालिका की स्थापना कहां हुई थी? माउंट आबू, ब्यावर, जयपुर, अजमेर। राजस्थान में सबसे पहले नगर पालिका की स्थापना कहां पर की गई थी? तो साथियों, सबसे पहले जो राज्य में नगर पालिका की स्थापना हुई, ये हुई थी आपकी माउंट आबू में। और अब ये भी ध्यान रखना है कि हुई कब थी? 1864 में हुई थी, 1964 में नहीं हुई थी, ये ध्यान रखना। 1864 में हुई थी। राजस्थान की पहली नगर पालिका की स्थापना माउंट आबू में हुई। और कब हुई? 1864 में, न कि 1964 में। ऑप्शन आपका क्या होगा? ए बिल्कुल सही होगा। और अगला प्रश्न क्या होगा, ये देखिए। स्वतंत्र बावनी की रचना किसने की और इसे महात्मा गांधी को भेंट किया? स्वतंत्र बावनी की रचना करने वाला कौन था? क्योंकि उसने रचना करके किसको भेंट की थी? महात्मा गांधी को भेंट की। तो कौन था बताइए, देखिए जल्दी से, जल्दी चलेंगे फटाफट से। तेज कवि, जैसलमेरी, कन्हैयालाल सेठिया, सागरमल गोपा, माणिक्यलाल वर्मा। कौन था भाई? तेज कवि, शाबाश, बहुत अच्छे। ए आंसर आया है यहाँ पर, और जिसका ए आंसर आ रहा बिल्कुल सही है। तेज कवि जैसलमेरी, इनके द्वारा जो है स्वतंत्र बावनी की क्या की गई? रचना की गई। और किसको भेंट की? महात्मा गांधी को। किसको भेंट किया गया? ये महात्मा गांधी को। अगला प्रश्न क्या है? कुकड़ी की रस्म किस जनजाति में प्रचलित है भाई? कुकड़ी की रस्म कौन सी जनजाति में प्रचलित है? सांसी, डामोर, ग्रासिया, कंजर। कुकड़ी की रस्म किस जनजाति में प्रचलित है? सांसी, डामोर, ग्रासिया, कंजर जनजाति। क्या सही होगा बताइए? हाँ जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कुकड़ी की रस्म, तो साथियों याद रखना है, कुकड़ी की रस्म राजस्थान में कौन सी जनजाति में प्रचलित है? आपकी सांसी जनजाति में प्रचलित है। और सांसी जनजाति सबसे ज्यादा किस जिले में पाई जाती है? तो आप कहेंगे कि सर भरतपुर जिले में पाई जाती है। इसकी दो उपजातियां भी है, या दो शाखा भी आप कह सकते हैं। और दो शाखा कौन कौन सी है इसकी? दो शाखा है, एक का है बीजा और दूसरी का नाम है माला। एक तो कौन सी है? बीजा, और दूसरी का नाम है माला। अगर साथियों इनमें विवाद होता है, सांसी जनजाति में विवाद का निपटारा कौन करता है? हरिजन जाति का व्यक्ति सांसी जनजाति में होने वाले विवाद का क्या करेगा? निपटारा करता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा होगा, हुरडा सम्मेलन 1734 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? हुरडा सम्मेलन कहां हुआ था? ये हुरडा भीलवाड़ा में हुआ था। ठीक है, अब इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? सवाई जय सिंह, अभय सिंह, जगत सिंह द्वितीय, दुर्जन साल। किसने इसकी अध्यक्षता की थी भाई बताइए, देखिए बराबर से, किसके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी साथियों? अगर मैं बात करूंगा यहां पर, अगर हम लोग बात करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों किसकी, आपके हुरडा सम्मेलन के बारे में, तो हुरडा सम्मेलन जो है ये आपके महाराणा जगत सिंह द्वितीय की अध्यक्षता में। किसकी? जगत सिंह द्वितीय की अध्यक्षता में। एकदम सही हो जाएगा, जगत सिंह द्वितीय। चलिए बराबर से, सही क्या होगा इसका भाई? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, बाड़मेर का चौहटन क्षेत्र किस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? चौहटन क्षेत्र, बाड़मेर जिले का चौहटन क्षेत्र कौन सी वस्तु के लिए प्रसिद्ध है भाई? अफीम, गोंद, मिर्च, जीरा।
बाड़मेर का चौहटन क्षेत्र कौन सी वस्तु के उत्पादन के लिए फेमस है? अगर साथियों हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, इसका एकदम करेक्ट आपका आंसर क्या होगा बताइए, देखिए फटाफट से, क्या इसका एकदम राइट आंसर आपका होने वाला है? चलिए फटाफट से बताइएगा जी। बेटा लाइक का मैं एक बार सभी साथियों से अनुरोध है, जिन जिन ने क्लास को लाइक नहीं किया एक बार क्लास को लाइक जरूर कर देना। देखो इसमें होगा गोंद के लिए। चौहटन किसके लिए प्रसिद्ध है? गोंद के लिए प्रसिद्ध है आपका चौहटन। चौहटन कहां पड़ता है आपका? बाड़मेर। किसके लिए फेमस है? गोंद के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखो, राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? राजस्थान का कबीर किसे बोलते हैं बताइए, देखिए किसे कहते हैं? राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है साथियों? जल्दी से आंसर आना चाहिए सभी साथियों का। किसे राजस्थान का कबीर कहा जाता है? अगर मैं बात करूंगा यहां पर राजस्थान के कबीर के बारे में, बहुत अच्छे, शाबाश। राजस्थान का कबीर किसको कहते हैं साथियों? तो राजस्थान का कबीर कहा जाता है संत दादू दयाल को। किसको? संत दादू दयाल को कहा जाता है। और संत दादू दयाल ने क्या चलाया था? दादू संप्रदाय चलाया था। दादू संप्रदाय चलाया था। और दादू संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां है? नरेना में है। कहां पर पड़ती है? नरेना में पड़ती है। ऑप्शन बी एकदम सही है। और अगला है, राजस्थान में ब्लैक पोट्री, ब्लैक पोट्री कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर, अलवर, कोटा, बीकानेर। चलो जल्दी जल्दी फटाफट से, फटाफट फटाफट चलेंगे, जल्दी से आंसर आना चाहिए सभी साथियों का। हाँ जी, अगर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका? एकदम राइट आंसर क्या होगा इसका? कोटा। ब्लैक पोट्री कहां की फेमस है आपकी? कोटा की फेमस है। लेकिन कभी कभी आपको ऑप्शन में कोटा मिलेगा ही नहीं, तो कोटा नहीं मिलेगा तो आप क्या कर देंगे? सवाई माधोपुर। कोटा मिलता तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो क्या करेंगे? सवाई माधोपुर। ब्लैक पोट्री आपकी कहां की फेमस है? तो कोटा मिले तो ठीक है, नहीं तो सवाई माधोपुर। ब्लैक पोट्री सबसे सस्ती पोट्री है। सबसे सस्ती पोट्री कौन सी भाई? सबसे सस्ती पोट्री जो है ये आपकी है ब्लैक पोट्री। सबसे सस्ती पोट्री कौन सी है? आपकी ब्लैक पोट्री सबसे सस्ती पोट्री है। ऑप्शन सी राइट है। और अगला प्रश्न क्या है देखिएगा, राजस्थान की कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है? किस नदी को अर्जुन की गंगा के नाम से भी जाना जाता है बताइए, देखिए। बाणगंगा नदी, कोठारी नदी, खारी नदी या जाखम नदी? कौन सी नदी को कहते हैं साथियों बताइए फटाफट से। किस नदी को अर्जुन की गंगा के नाम से जाना जाता है? बाणगंगा। बाणगंगा को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रुंड नदी। रुंड नदी, आधुनिकी गंगा कहते हैं इसी को। आधुनिकी गंगा, अर्जुन की गंगा, ताला नदी, ताला नदी आदि नामों से इसको जानते हैं। तो अर्जुन की गंगा किसको कहते हैं? बाण गंगा नदी को कहा जाता है साथियों। कौन सी नदी को कहा जाता है? बाण गंगा नदी को कहा जाता है अर्जुन की गंगा। क्या बोलते हैं? अर्जुन की गंगा। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? आवासीय दुर्ग। लिविंग फोर्ट का मतलब क्या है? आवासीय दुर्ग। राज्य का सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग कौन सा है बताओ? सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग सोनारगढ़। सोनारगढ़ तो दूसरा सबसे बड़ा है, दूसरा सबसे बड़ा, सबसे बड़ा ये तो आपका कौन सा है? सोनारगढ़ है। लेकिन पहला पूछा उसने तो चित्तौड़गढ़ है। क्या बात है। हाँ, सबके आंसर आने चाहिए भाई। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है चित्तौड़गढ़। एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें कृषि की जाती है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसमें क्या होती है? कृषि होती है। राजस्थान के सभी दुर्गों का सिरमौर इसको कहते हैं। इसी दुर्ग को कहा जाता है राजस्थान का गौरव कहा जाता है। राजस्थान का गौरव किसको बोलते हैं? चित्तौड़ के दुर्ग को बोला जाता है साथियों। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका, कतई सही है ऑप्शन बी। चलो अगला प्रश्न क्या है हमारा, देखो। किस रियासत ने भारत संघ में विलय के दस्तावेज पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे?
कौन सी रियासत ने भारत संघ में विलय के दस्तावेज पर सबसे पहले सिग्नेचर किए थे? उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर। कौन सी रियासत ने किया था भाई सबसे पहले सिग्नेचर? बताओ देखिए फटाफट से। किस रियासत ने सबसे पहले भारत के विलय दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाली रियासत कौन सी थी? तो सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाली रियासत थी आपकी बीकानेर। बीकानेर के शार्दुल सिंह ने सबसे पहले सिग्नेचर किए थे, है ना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बीकानेर। ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा साथियों, यहां पर बीकानेर। चलिए बहुत अच्छे, शाबाश। बीकानेर जिसका आंसर आ रहा है एकदम सही है। मरु महोत्सव कहां आयोजित किया जाता है? बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। मरु महोत्सव कहां आयोजित किया जाता है भाई? थार महोत्सव कहां होता है? मरु महोत्सव कहां होता है? दोनों अलग अलग है। तो मरु महोत्सव कहां आयोजित किया जाता है? देखो बीकानेर में होता है क्या? नहीं, मरु महोत्सव होता है आपका जैसलमेर में। लेकिन याद रखना, अगर आपसे पूछे थार महोत्सव, थार महोत्सव कहां आयोजित होता है, तो ये आपका होता है बाड़मेर में। तो मरु महोत्सव कहां पर है? जैसलमेर। और थार महोत्सव कहां पर है साथियों? थार महोत्सव कहां पर है आपका? तो ये होगा आपका बाड़मेर। दोनों याद रख लोगे क्या? बिल्कुल सर रख लेंगे। अगला प्रश्न क्या होगा हमारा, बताओ सर। देखो, जशवंत थड़ा जोधपुर का निर्माण किसने करवाया था? जशवंत थड़ा, इसको हम कहते हैं राजस्थान का ताजमहल। क्या कहते हैं? राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है इसको। राजस्थान का ताजमहल इसको बोलते हैं। और इस राजस्थान के ताजमहल कहलाने वाले जशवंत थड़े का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था साथियों? ऑप्शन है महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय, महाराजा सरदार सिंह, हनुमंत सिंह या गज सिंह। बताओ देखिए। और ये प्रश्न भी आपका कई बार आता है, ये प्रश्न भी आपका कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है। और यहाँ पर करते हैं जसवंत सिंह कर देते हैं कई बच्चे, जो कि गलत है, क्योंकि इसका निर्माण करवाया था सरदार सिंह ने जसवंत सिंह की याद में। तो ऑप्शन बी सही होगा आपका। किसने करवाया था भाई? हाँ, और इसीलिए इसे कहा जाता है राजस्थान का ताजमहल। राजस्थान का ताजमहल इसे कहा जाता है साथियों। आगे चले क्या? आगे चले क्या भाई? देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देख लीजिएगा। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राजस्थान में वराह मंदिर पुष्कर का निर्माण किसने करवाया था? पुष्कर में जो वराह मंदिर है, इसका निर्माण करवाने वाला कौन था? बताइए बराबर से। चलो बराबर से सारे के सारे, किसने करवाया था भाई? ओके ओके, शाबाश चिराग मेहरा, बहुत अच्छे। देखो अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? वराह मंदिर पुष्कर का निर्माण किसने करवाया था भाई? अर्णोराज ने करवाया था। किसने? अर्णोराज चौहान ने करवाया था। ठीक है, कहां पर ये? पुष्कर अजमेर में वराह मंदिर। वराह मंदिर कहां है आपका? पुष्कर अजमेर में। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे हम। पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था नामक पुस्तिका के लेखक कौन है? पोपाबाई की पोल और मारवाड़ के, चलो देखिए बराबर से, फटाफट, बहुत अच्छे, शाबाश। ए आंसर आ रहा है यहां पर। देखते हैं देखिए किसका सही आंसर आ पाता है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, इसका एकदम सही आंसर क्या होगा? पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था नामक पुस्तिका के लेखक कौन थे? तो साथियों, माणिक्यलाल वर्मा, जय नारायण व्यास, हरिभाऊ उपाध्याय, हीरालाल शास्त्री। क्या इसका राइट होगा? देखिए बताओ, क्या इसका सही आंसर होने वाला है? हाँ जी, बी, जय नारायण व्यास। कौन होगा? जय नारायण व्यास। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन बी आपका एकदम राइट आंसर होगा साथियों। और अगला प्रश्न क्या होगा, देख लो। ये रहा अगला प्रश्न। ये कह रहा है कि किस झील के किनारे नटनी का चबूतरा बना हुआ है? नटनी का चबूतरा। नटनी की अगर मैं बात करूंगा तो इसका नाम क्या था? इस नटनी का नाम था साथियों, वो था गलकी। गलकी नामक नटनी। गलकी नटनी जो है या गलकी नामक नटनी, इसका चबूतरा कहां पर बना हुआ है? दूसरा आपको ध्यान रखना है, ये जो आपकी नटनी है, इसका चबूतरा बना हुआ है बीजारी नामक स्थान पर। कौन से स्थान पर? बीजारी नामक स्थान पर बना हुआ है। बीजारी नामक स्थान। लेकिन कौन सी झील पर है भाई? कौन सी झील पर है ये? तो ये बना हुआ है आपकी पिछोला झील के किनारे। कौन सी झील के किनारे? पिछोला झील के किनारे नटनी का चबूतरा बना हुआ है। एकदम सही होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। अच्छा, इस झील में कितने टापू हैं भाई बताइए?
इस झील में टापू हैं दो टापू हैं, एक पर बना हुआ है जग मंदिर महल बना हुआ है, एक पर बना हुआ है जग निवास, है ना, एक पर जग मंदिर और एक पर जग निवास। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट होगा साथियों। और अगला प्रश्न देखेंगे, होली का त्योहार किस दिन मनाया जाता है? होली का त्योहार कौन से दिन मनाया जाता है? माघ माह की एकादशी, चैत्र माह की एकादशी, फाल्गुन माह की पूर्णिमा या आषाढ़ माह की चतुर्दशी? बताओ देखिए कब मनाते हैं भाई? होली त्योहार मनाते हैं क्या राजस्थान में? नहीं मनाते क्या? पता है ना तुम्हें? मनाते हैं। तो इस होली का त्योहार मनाते कब है? होली का त्योहार जो मनाया जाता है ये कौन सी तिथि को मनाया जाता है? चलो देखिए, होली का त्योहार राजस्थान में कब मनाया जाता है? भाई लाइक बहुत कम है, तो एक बार सभी के सभी साथी जिन्होंने लाइक नहीं किया हुआ ना अभी भी, एक बार लाइक करो जल्दी से। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काम कर दो फटाफट से सब्सक्राइब करने का भी। हाँ जल्दी से सब्सक्राइब कर दो भाई, 5 कम है यार सब्सक्राइब। आज बोला नहीं मैं तो आपने किया ही नहीं क्या? 5 सब्सक्राइब कम है हमारे टारगेट फुलफिल होने में। कर दो फटाफट से। देखो होली का त्योहार कब मनाया जाता है भाई? तो होली का त्योहार मनाया जाता है फाल्गुन माह की पूर्णिमा को। फाल्गुन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। हाँ सी आंसर आ रहा है यहाँ पर, फाल्गुन पूर्णिमा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। फाल्गुन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है मित्रों। और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है आपका? ये देखिए, निम्न में से किस किले को सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है? चूरू का किला, तारागढ़, मेहरानगढ़, नाहरगढ़? कौन से किले को बोलते हैं बताओ फटाफट से। फास्ट चलो सर, चलो जल्दी जल्दी फटाफट से देखिए, किस किले को बोला जाता है भाई? निम्न में से किस किले को सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है? चूरू का किला है, तारागढ़ का किला है, मेहरानगढ़ का किला है, नाहरगढ़ का किला है? कौन सा किला है जिसको कहते हैं सुदर्शनगढ़? कौन से किले को सुदर्शनगढ़ कहा जाता है भाई यहां पर? हाँ जी, चले जल्दी जल्दी फटाफट से। देखो इसका एकदम राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा आपका नाहरगढ़ का किला, है ना। नाहरगढ़ का किला कहाँ है आपका? जयपुर में। नाहरगढ़ का किला कहाँ है आपका? जयपुर में। अच्छा, नाहरगढ़ के दुर्ग में एक जैसे 9 महल बने हुए हैं। क्या है? एक जैसे 9 महल किसने बनाए थे बताओ? एक जैसे 9 महल। और ये एक जैसे 9 महल जो है ये किसके द्वारा बनाए गए थे? कमेंट करके बराबर से बताएंगे देखिए जल्दी से। एक जैसे 9 महल जो नाहरगढ़ में बने हुए हैं वो किसने बनाए थे? हाँ ओके, माधो सिंह ने, माधो सिंह सेकंड के द्वारा बनाए गए थे। किसके द्वारा? माधो सिंह सेकंड के द्वारा बनाए गए थे। माधो सिंह के द्वारा बनाए गए थे, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका माधो सिंह। बिल्कुल 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 भाई, लाइक यार इतने कम कैसे है? लाइक के लिए बोलने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, है ना। आप लोगों को बार बार लाइक के लिए बोलना पड़े तो मेरे को भी अच्छा नहीं लगेगा, आपको भी नहीं लगेगा। तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ये 3 चीजें कर दिया करो यार। तो जिनने लाइक नहीं किया फटाफट से करो, और जिन ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी करो, ठीक है। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करने से पहले एक बार फिर पुनः मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो भी साथी इच्छुक है और जो पीटीटी एंड बीएसटीसी में अपनी एक सीट निश्चित करना चाहते हैं, उन सभी के लिए आरएस स्टडी पॉइंट जो है वो लेकर के आ रहा है, एक सुनहरा अवसर लेकर के आया है। और वो क्या है आपके लिए? देखो, आप जीके में बहुत कंटेंट है, रीजनिंग में भी बहुत कुछ है, आपके शिक्षण अभिरुचि में, हिंदी में, संस्कृत में बहुत कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। अब क्या ऐसा करें कि हम कम चीजें पढ़ करके भी अच्छा कर सकते हैं? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? चुनिंदा जो ऐसी चीजें पढ़नी पड़ेंगी जो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है, उनको छांटना पड़ेगा, और तब आप जाकर के स्मार्ट स्टडी कर पाएंगे। और ये काम किया है आपके लिए आरएस स्टडी पॉइंट ने। क्या किया है साथियों? हम लोगों ने आपके लिए पीटीटी एंड बीएसटीसी के लिए मॉडल पेपर तैयार किए। और ये जो मॉडल पेपर है इसमें व्याख्यात्मक उत्तर के साथ है ना। इसका जो उत्तर है वो कैसा है? व्याख्यात्मक, यानी कि प्रश्न की बहुत अच्छे से डिटेल में व्याख्या की गई है, जिससे कि आपके एक ही प्रश्न के साथ 3 से 4 प्रश्न कवर हो। और ऐसे प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए पेपर बनाया गया है जो आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उन सभी प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए
मद्देनजर रखते हुए ये पेपर बनाए गए हैं और इन पेपरों पर अभी चल रही है महाछूट, महा ऑफर। केवल ये हम आपको दे रहे हैं 49 रुपए में। चाहे आप बीएसटीसी का ले, चाहे आप पीटीटी का ले, दोनों में से जो भी आपकी इच्छा, जो आप परचेज करना चाहते हैं, केवल और केवल 49 रुपए में आपको मिल रहा है। काफी बच्चे हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। मैं चाहता हूं सभी बच्चे हमारे साथ जुड़े। कितने रुपए की बात है? मात्र 49 रुपए की बात है ना? तो लाइव कमेंट में आप देख रहे होंगे एक लिंक पिन किया हुआ है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे प्ले स्टोर पर और वहां पर प्ले स्टोर पर आरएस स्टडी पॉइंट का मोबाइल ऐप आप डाउनलोड करो। उसमें जैसे ही आप अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको मिल जाएंगे मॉडल पेपर और आप यहां से परचेज कर सकते हैं। अब कई बच्चों के मन में है कि सर मेरे तो जीके ठीक हो जाना चाहिए, बाकी तो मेरा ठीक है। तो भाई जीके हम आपको देखो 3000 प्लस व्याख्यात्मक प्रश्न, हैंड रिटन प्रश्न है, 3000 प्लस प्रश्न है और कैसे हैं? व्याख्यात्मक, व्याख्यात्मक प्रश्न है मेरे साथियों। और ये हैंड रिटन प्रश्न है और ये केवल हम आपको 21 रुपए में दे रहे हैं। केवल कितने रुपए में? ओनली फॉर 21, हाँ 21 रुपए में। यानी कि दोनों चीजें ही आपको 70 में मिल जाएगी। दोनों चीजें ही, मॉडल पेपर भी आ जाएंगे उसमें और पूरे प्रश्न भी आ जाएंगे। और इतना मैं आपको कह सकता हूं कि अगर आप इन दोनों चीजों से जुड़ जाते हो तो आपको इस दुनिया की कोई ताकत बीएसटीसी में सेलेक्ट होने से नहीं रोक सकती। जुड़ जाने का मतलब ये नहीं है कि परचेज करके रख दिया, पढ़ना भी पड़ेगा उन चीजों को। और अगर आप इन चीजों को पढ़ते हो तो फिर पक्का आपका एक सीट निश्चित है। अगर फिर भी आपको कोई समस्या इसमें आती है परचेज करने में तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9614444490। ये नंबर जो है इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपकी सभी इस प्रकार की समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। ठीक है? हाँ जी। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम मिलेंगे 3 बजे वाली क्लास में। 3 बजे हम लोग क्लास लेकर के आ रहे हैं। तो जिन साथियों ने अभी तक भी एक बार सेशन को लाइक नहीं किया है, एक बार फटाफट से सेशन को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को अपने साथियों तक शेयर करो। ठीक है? तो मिलते हैं 3 बजे वाली क्लास में। 3 से 4 आपकी होती है जीके की क्लास, 4 से 5 आपकी होती है हिंदी की क्लास, 5 से 5:30 आपकी होती है शिक्षण अभिरुचि की क्लास, 5:30 से 6 आपकी होती है रीजनिंग की क्लास। तो सभी मेरे साथी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं ताकि आप जो है अच्छे से अपनी तैयारी को और आगे तक लेकर के जा सके। ठीक है? तो आज के सेशन को देते हैं विराम। जिन साथियों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, एक बार सेशन को लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को अपने साथियों तक शेयर कर दो। तो मिलते हैं 3 बजे, तब तक के लिए आप सभी साथियों को नमस्कार, राम राम, धन्यवाद।